किडनीज जो हैं वो 2 ईयर्स तक फुली मैच्योर होती हैं, ठीक है। तो अब आपका जो ये क्वेश्चन है कि किस एज के बच्चे में क्या फ्लूइड देंगे, ठीक है, तो उसके अंदर प्रायोरिटी हम यही देखेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर तो और लूज हो रहा है, ठीक है, तो यू हैव टू गिव अ फ्लूइड इन विच देयर इज एडिक्वेट सोडियम कंसंट्रेशन, एम आई राइट? क्योंकि अगर आप उसको ऐसा ऐसा फ्लूइड नहीं देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर मजीद हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात हमने कही थी कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ग्लाइकोजन का स्टोरेज कम होता है तो वो हाइपोग्लाइसीमिक हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक मतलब बेसिकली आपने आइसोटोनिक कोशिश करना है कि आप आइसोटोनिक दें जिसकी टोनिसिटी बॉडी की क्या नाम है उसका, बॉडी की ब्लड की टोनिसिटी के करीब हो, ठीक है, और जो ऑस्मोलैरिटी है वो भी बॉडी की स्मोलैरिटी के करीब हो। तो इस हिसाब से जो बैलेंस सॉल्ट होते हैं ना दैट आर नियरर टू दैट एम, ठीक है। तो इसलिए तो सर आइसोटोनिक में रिंगर्स भी दे सकते हैं, रिंगर्स और नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं? तो रिंगर और नॉर्मल सलाइन ही दिया जाता है, यही देना चाहिए सर। वो डेक्स्ट्रोसलाइन वगैरह देते हैं ना आमतौर पे, डेक्स्ट्रोसलाइन देते हैं। अब आप आ जाएं कि आपने एक चीज है रिससिटेशन और एक है मेंटेनेंस। जब कोई भी पेशेंट एनपीओ होता है तो उस जब आपके पास ऑपरेशन थिएटर में आता है तो फ्लूइड की कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। एक उसके अंदर होती है जो उसका डेफिसिट होता है, ठीक है, एक होता है जो उनके ऑनगोइंग लॉसेस होते हैं, तीसरी जो होती है वो उसकी थर्ड स्पेसिंग होती है, चौथी जो होता है वो उसका इनसेंसेबल लॉस होता है रिस्पायरेशन के अंदर, स्वेटिंग की वजह से, कोई फॉर एनी गुड रीजन, ठीक है, और उसके रेडिएशन में लॉस हो रहा होता है। तो ये सारी चीजों का जो कंपनसेशन हो रही होती है वो आपने सारों को देना होता है। फिर हो सकता है उसमें कोई ड्रेन डली हुई हो तो ड्रेन से निकल रहा है, हो सकता है उसकी गैस्ट्रिक उसकी ट्यूब डली हो तो गैस्ट्रिक ट्यूब से निकल रहा है, कहीं से भी लॉस हो रहा है। तो जो आइसोटोनिक फ्लूइड है उसको आइसोटोनिक फ्लूइड से करना है आपने। उसके अंदर सिर्फ ये होता है कि जो ब्लड है उसके लिए आपने पहले कैलकुलेट करना है ये अलाउएबल ब्लड लॉस, ठीक है, और अलाउएबल ब्लड लॉस तक आप ब्लड के लॉस को आप रिप्लेस करें या तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोलाइट से या आप रिप्लेस करें 3 to 4 टाइम्स क्रिस्टलाइट्स, ठीक है। समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपका? जी जी ठीक है। अब ये कि जब आपने उसका डेफिसिट को आपने करना है या आप पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो या आपको वॉल्यूम की रिससिटेशन करनी है तो उस टाइम पे आपके ख्याल से कौन सा देना चाहिए, उसको आइसोटोनिक देना चाहिए या उसको डेक्स्ट्रोसेलाइन देना चाहिए? सर आइसोटोनिक देना चाहिए सर, नॉर्मल सलाइन से रिससिटेट करते हैं सर। तो रिससिटेशन का जो फ्लूइड है इट शुड बी बेटर टू हैव अ बैलेंस सॉल्ट, नॉर्मल सलाइन दे दें या रिंगर लैक्टेट दे दें या बेहतर इन सब में प्लाज्मा लाइट है, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पर फ्लूइड लगा के तो नहीं दिखाना, हमसे कहेंगे बेस्ट सोल्यूशन जो है वो नॉन लैक्टेटेड रिंगर जो होता है वो प्लाज्मा लाइट होता है, ठीक है, तो दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि हमारे सेटअप में अवेलेबल नहीं होता तो हम रिंगर लैक्टेट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने जब मेंटेनेंस देनी है तो मेंटेनेंस के लिए आप डेक्स्ट्रोज हाफ सेलाइन दे सकते हैं, ठीक है, प्लस आपने जो है वो उसकी जो ब्लड शुगर है आप उसको चेक करें और आप ब्लड शुगर को आप अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप बेशक 10% भी दे दें, आप 5% 25% भी हो सकता है देने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि हाउ यू calculate, first of all you have to calculate the hourly maintenance, then you have to calculate the deficit, then you have to see the current losses, then you have to see the allowable blood loss। तो उसको आप करते हैं। इसलिए बच्चों में आप ये देखें कि अगर आप इमीडिएट चाहते हैं ना तो हमारे पास यहाँ पे सऊदी अरब में अवेलेबल होता है एल्बुमिन, तो 5% एल्बुमिन जो है ना वो बेहतरीन बच्चों के अंदर वर्क करता है, क्योंकि अब आपने एक कोलाइड दिया या क्रिस्टलाइट दिया तो इमीडिएटली उसका कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका जो है वो इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम रहे जो है ना वो फ्लूइड जो है वो उसके वेसल्स के अंदर रहे, ठीक है। तो वो जो अगर आप देंगे क्रिस्टलाइट तो क्रिस्टलाइट जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो इन जो है वो अगर आप थोड़ा सा उसको कॉम्बिनेशन करके दें कोलाइड्स और क्रिस्टलाइट को मिक्स करके तो उसका एडवांटेज ये होगा कि आपके दोनों पर्पस आपके जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात है। लेकिन क्योंकि अब आगे अगला क्वेश्चन आ गया कि अगर आपके पास एल्बुमिन नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं, तो आपको जहन में ही होना चाहिए कि उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हीटास्टार्च है या आपका जेलोफिजन है या आपका डेक्स्ट्रेंस है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से बात करनी है कि अगले को पता चल जाए।
आपने ब्लड को, जितना ब्लड लॉस हो रहा है वो आपने कोलाइड से रिप्लेस करना है, या आपको 3 to 4 टाइम्स आपको क्रिस्टलाइट देना है, ठीक है। और जो बाकी आइसोटोनिक, अगर जितना यूरिन आ रहा है आपने यूरिन को भी उसके हिसाब से भी आपने रिप्लेस करना है। आपको पता लग गया भाई इतना इसने यूरिन पास कर लिया, तो यूरिन का कलर आपको बताएगा, उसका हाइड्रेशन स्टेटस बताएगा। अगर आपके पास इंट्रा आर्टीरियल लाइन है तो आपको इंट्रा आर्टीरियल लाइन से पता चलेगा। उसके बाद आपको जो है ना सीवीपी के जरिए आपको पता चल सकता है। उसके बाद आपको, अगर ये आपने ये नहीं कहना कि मैं करूंगा या करूंगी, ये आपके पास ऑप्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये बात आपकी जो आर्टीरियल वेव फॉर्म है उससे आपको पता चल सकता है। कार्डिक आउटपुट मॉनिटर अगर है तो कार्डिक आउटपुट के से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फिर उसके बाद आपका अगर ट्रांस इसोफिजियल एको है तो ट्रांस इसोफिजियल एको से या इवन ट्रांस थोरेसिक एको से आपको ये वीना केवल कंप्रेसिबिलिटी से पता चल जाएगा। अगर वीना केवल बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड है तो इसका मतलब है कि आपको मजीद फ्लूइड नहीं, आपको कोई और तरीके से आपको उसको बढ़ाना है, आपको उसमें वेजोप्रेशर देना है या आपने उसमें आइनोट्रोप देना है, ठीक है। और इसी तरीके से एक होता है रेड, क्या नाम है इसका, नेक रेज टेस्ट, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा उसको ट्रेंडलन वर्क करें और देखें उसका ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है या नहीं। सर आप एसएनआर की बात कर रहे हैं? जी जी जी, ठीक है। तो अगर आप उसका रेज करें तो उससे अगर उसका ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है तो उसका मतलब है कि वॉल्यूम डिप्लीटेड है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, ये नॉट नेसेसरीली फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट, ये मैंने आपको जनरली बता दिया कि हाउ टू असेस द हाइड्रेशन स्टेटस। कल हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस कर लिया था कि बच्चों में स्पेसिफिकली जो है जो कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर्स हैं वो ब्लंट होते हैं। इवन एनेस्थीसिया के अंदर कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर्स कैन बी ब्लंटेड। आप उसको डेक्समेडिटोमेडीन की इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो हो सकता है कि उसको अगर ब्लड प्रेशर फॉल भी कर रहा है ना तो उसको टैकीकार्डिया नहीं होगा, क्योंकि आप उसका सिंपैथोलिसिस कर दिया आपने, ठीक है। आपने उसको कोई ऐसी दवाई दी हुई है जिससे ऑलरेडी भी है तो वो हो सकता है उसको उस तरह का रिस्पॉन्स ना आए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यू डोंट हैव टू ट्रीट नंबर्स, you don't have to see one thing, you have to be multidimensional and you have to look into the multiple things, ठीक है। तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस हिसाब से आपने करनी है चीजें। टारगेट आपके पता होने चाहिए कि आपके जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट लेवल होना चाहिए, आपका नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होनी चाहिए, आपका एबीजी स्टेटस जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, आपका जो क्लिनिकल जो है उसका हाइड्रेशन आपका अच्छी हो, यूरिन आउटपुट अच्छा हो, ये होता है पैरामीटर, ठीक है। अच्छा, तो आज जो है ना हम सबसे पहले मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनमें से मैं सबसे पहले मैं पिक कर रहा हूँ इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। तो क्योंकि अब हम लोगों ने कल बहुत डिटेल से जो बेसिक या समझ लीजिए कि जिसकी बेस पे पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया है वो सब डिस्कस कर लिया कि भाई उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में चेंज क्या होती है, उसका इफेक्ट क्या होता है और आपने क्या कैसे उसको मॉनिटर करना होता है, कैसे आपने देखना होता है, क्या आपने एंटिसिपेट करना होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में, मेटाबॉलिक सिस्टम में। उसकी आईवी लाइंस का मसले हमने देख लिए, हमने देखा कि ब्राउन फैट होती है, सिर्फ नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है, हीट लॉस कर देते हैं, हाइपोथर्मिक हो सकते हैं, आपने कैलकुलेटेड डोजेस देनी है, आपने स्पेशल इक्विपमेंट यूज करना है, आपने जो है वो उसकी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो सकती है। तो आपको ये सारी चीजें आपको पता चल गई। आपका जी हाई वेगस की हाई टोन होती है, सिंपैथेटिक सिस्टम पूरली डेवलप होता है। हमने सारी, मैंने जल्दी से क्विक रिवर्स कर रहा हूँ आपको इनिशियली दवाइयाँ आपको ज्यादा देनी पड़ेंगी और लेटर मेंटेनेंस आपको डोज कम देनी पड़ेगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। तो जो है किडनीज जो है वो कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी नहीं होती है तो इसलिए डिहाइड्रेशन हो सकती है। जो है वो कैपिलरीज होते हैं तो आप ओवरलोड में भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली हैं और हम बार बार उसको आज डिस्कस नहीं करेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक के पर्ल्स पे हम फोकस करेंगे। वो सारी चीजें वही कॉमन है। अच्छा, कल एनपीओ के बारे में मिस हो गई थी बात, तो एनपीओ के बारे में मैं क्विकली बता देता हूँ, आप सब लोगों को पता ही है उसके बारे में। बच्चों में 2-4-6 फॉर्मूला या ये जुमला कर लें, याद कर लें, जो भी है। 2 घंटे पानी, 4 घंटे मदर फीड और 6 घंटे ब्रेस्ट फीड, ठीक है, सॉरी फॉर्मूला फीड। 2 घंटे पानी, 4 घंटे ब्रेस्ट फीड और 6 घंटे फॉर्मूला फीड, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। और जो है ना एनपीओ का आपने केयरफुली क्वेश्चन करना है इससे पेरेंट्स से कि ये इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए। कल मैं भूल गया था बात करना। और उसके बाद जो है हम आएंगे सबसे पहले इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो इसका वो आपको जो सिनेरियो देंगे या आपको एमसीक्यू, मैं दोनों चीज़ों को साथ साथ रख के चलूंगा। एमसीक्यू में जो उसकी बेसिक पैथोलॉजी है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है
किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं उसके ऊपर आ सकता है कि वो सिनेरियो देके उसके अंदर जो पैथोलॉजी होती है वो देके वो पूछेंगे कि आप फौरी तौर पे सर्जरी करेंगे या आप उसको पहले ऑप्टिमाइज करेंगे, कब आप कहेंगे कि पेशेंट ऑप्टिमाइज हो गया है। अब ये अब किसी से मैं सवाल पूछूंगा तो इन्हीं सवालों इन्हीं पॉइंट्स की बेस पे आपने आंसर करना है। तो इन्फेंटाइल हाइपोट्रोफिक पॉलीरोटिक स्टेनोसिस के अंदर अच्छा वायवे वाला एक खुर्रम है, एक राशिद है, एक नुसरत है, सुहेब है, ये 4 लोग हैं। और कोई है वायवे वाला? जी सर, डॉक्टर हरीश सर। हाँ हरीश, 5 हो गए। अच्छा तो इन्फेंटाइल हाइपोट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस आपसे ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इन्फेंटाइल हाइपोट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या मसला होता है बच्चे में? सर बेसिकली इसमें गैस्ट्रिक एक मिनट, ये क्वेश्चन हरीश से है, ये हरीश से क्वेश्चन है। आपसे नेक्स्ट बीमारी, आप रेडी रहें आपसे नेक्स्ट, क्योंकि देखें अब तो इस टाइम पे तो अब टाइम नहीं है, आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है जी। हरीश अगर आप जी सर, इसमें परसिस्टेंट वोमिटिंग होती है जो डेफिशिएंट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड की हो जाती है। इसमें जो ज्यादातर सर हाइपर क्लोरेमिक के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाती है। हाइपोक्लोरेमिक जी, हाइपोक्लोरेमिक। अच्छा अब आप इसमें क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल जो नॉर्मल अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस है उसमें वोमिटिंग हो रही है और इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में भी वोमिटिंग हो रही है, तो इन दोनों की वोमिटिंग की वजह कोई फर्क होता है इन दोनों की वोमिटिंग में? जी सर, इसमें तो जो है ना आगे जो सर इसका पाइलोरिक स्टेनोसिस में सर जो है ना स्टमक तक सर वो नॉर्मली अजहर बता दो इसका आंसर जल्दी से, क्विकली। सर नॉन बिलस और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी। जी सर। नहीं ये क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा ये होता है कंटेंट्स का फर्क होता है। जब आपकी नॉर्मली वॉमिटिंग हो रही है तो बाइकार्बोनेट्स भी जो ना वो आ रही होती है साथ, क्योंकि चूंकि पाइलोरिक स्टेनोसिस है तो सिर्फ गैस्ट्रिक सिक्रेशंस जो है ना वो वॉमिटिंग में आ रही है। ठीक है सर। अच्छा अब इसका इफेक्ट क्या होगा हरीश? अब आप बाइकार भी बाहर जा रहा होता है नॉर्मली, तो इस वोमिटिंग के अंदर आपका हाइड्रोजन चला गया, एसिड है, क्लोराइड चला गया, पोटेशियम चला गया, ठीक है, सोडियम चला गया। अब मुझे बताइए कि बाइकार्ब के ना निकलने की वजह से क्या प्रॉब्लम होगी? बाइकार्ब के ना निकलने से जी सर, मेटाबॉलिक वेरी गुड। वो यानी कि प्रॉब्लम, यानी कि एक तरफ से आप एसिड को लॉस कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी निकल गया, अल्कोलिसिस हो रहा है, सोडियम भी निकल गया, हाइपोनेट्रीमिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई, पोटेशियम भी निकल गया, हाइपोकैलेमिया हो गया, क्लोराइड निकल गया, हाइपोक्लोरीमिया हो गया। बॉडी का रिस्पांस आया, एल्डोस्टेरोन ने क्या किया? एल्डोस्टेरोन कौन सी चीज अंदर करेगा, कौन सी चीज बाहर करेगा? इसमें सोडियम सर आउट हो जाएगा। नहीं, सोडियम इन होगा, सोडियम को रिटेन करेगा ना, पोटेशियम बाहर होगा। पोटेशियम आउट। जी पोटेशियम आउट होगा, ठीक है, सोडियम इन पोटेशियम आउट, ठीक है। और उसके बाद एक हद पे जाके जो है वो उसकी जो हाइपोकैलेमिया इतना सिवियर हो जाएगा कि इट विल बी नॉट सस्टेनेबल टू लाइफ। तो होगा ये कि जुमला जो आता है पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया, वो होना शुरू हो जाएगा कि हाइड्रोजन जो है वो निकाला जाएगा एट कॉस्ट ऑफ पोटेशियम, ठीक है। यानी कि पोटेशियम को रिटेन करने के लिए हाइड्रोजन को निकालता जाएंगे। तो एक्चुअली तो जब अल्कोलोसिस है तो हाइड्रोजन को बॉडी को रिटेन करना चाहिए, लेकिन अब हाइड्रोजन रिटेन नहीं कर पा रही बॉडी, तो उससे क्या हो रहा है? हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लोरीमिया, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया, ठीक है। तो कल हम लोगों ने डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ लिया था कि डिहाइड्रेशन को कैसे करते हैं असेस। आई विल नॉट रिपीट, जिसने नहीं सुना वो कल कर ले, हम लोग डिटेल से पढ़ लिया था। डिहाइड्रेशन के स्टेटस को देख लिया, यूरिन आउटपुट को देख लिया। अब आपने जब करवाना होगा तो ये आपकी सर्जिकल इमरजेंसी है या ये मेडिकल इमरजेंसी है? फर्स्ट सर मेडिकल करेक्शन करेंगे इसका मेटाबॉलिक को और वॉल्यूम को डेफिसिट को करेक्ट करेंगे, मेटाबॉलिक से इलेक्ट्रोलाइट पर करेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर ये मेडिकल इमरजेंसी है।
मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। अच्छा, अब आप कब कहेंगे कि पेशेंट जो है वो रिससिटेट हो गया है? असेसमेंट करेंगे आप, डिहाइड्रेशन की, हाइपोवॉल्यूमिया की, इलेक्ट्रोलाइट करेक्ट करेंगे इसमें। नहीं, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ये उसके अंदर ना यूरिन के अंदर आप देखेंगे क्लोराइड, जब यूरिनरी क्लोराइड मोर देन 20 मिलीमोल पर लीटर हो जाए, ठीक है, और जो सोडियम क्लोराइड और बाइकार्ब नॉर्मल रेंज में आ जाए, तो तब आप करेंगे। अगर आप उसी स्टेटस में करेंगे तो क्या कंडीशन हो सकती है? अगर आप नहीं उसको रिससिटेट करते और आप सर्जरी करेंगे तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पेशेंट को सेंट्रल एपनिया होगा और पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेशन डिपेंडेंट हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो इसलिए आपने उसको पहले करना है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो इसके अंदर एस्पिरेशन का रिस्क होगा, तो इसकी इंडक्शन कैसे करेंगे? जी हरीश। तो प्री ऑफ एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन करेंगे और लैब्स को देखेंगे, फिर सर इसके जो है सर एक चीज बताऊं, करेक्शन, सॉरी सर, करेक्शन ऑफ वॉल्यूम वगैरह करके। नहीं, इस वक्त हम इंडक्शन की बात कर रहे हैं। इंडक्शन में कोई स्पेशल बात है? इंडक्शन सर इंडक्शन से पहले एक मिनट प्रोसीड, उसको बताने दो प्लीज। जी सर जी। नहीं सर, मैं इससे पहले एक चीज बता रहा था सर, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करेंगे सर, और अवेक इंट्यूबेशन करेंगे या इनहेलेशन इंडक्शन? नहीं, अवेक इंट्यूबेशन नहीं बोलना, अवेक इंट्यूबेशन नहीं बोलना, ठीक है। अवेक इंट्यूबेशन कहीं नहीं बोलने की जरूरत है, आप रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन बोले। रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करने से पहले कोई चीज करनी है? एनजी सक्शन, उसको क्या कहते हैं, वो जुमला याद कर लें। जिस तरह सेंट्रल एपनिया है ना, उसी तरीके से 4 क्वाड्रेंट एस्पिरेशन, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट बच्चे को 4 डायरेक्शन में करके उसकी करनी है, 4 क्वाड्रेंट सक्शन करनी है, ठीक है। एस्पिरेशन का रिस्क होगा जो है। उसके बाद जो है आपने रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन की, बाकी सारी चीजें वही कॉमन है। यही एक वाहिद बात है पोस्ट ऑपरेटिवली फिर भी आप बच्चे को, क्योंकि यही बच्चा है, क्योंकि नहीं न्यूनेट होगा ना, 2 वीक्स 4 वीक्स से पहले होगी, तो ये बच्चा न्यूनेट होगा। तो आपने न्यूनेट के बारे में हम लोगों ने जो सारी बातें डिस्कस की हैं वो सारी बातें आप करेंगे, ठीक है। और कहेंगे कि भाई इस बच्चे को पोस्ट ऑपरेटिवली आप उसको एचडीयू में, आईसीयू में, एनआईसीयू में बच्चे को आप उसको मॉनिटर करेंगे, एनआईसीयू, ठीक है। खत्म हो गई बात। नेसोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन प्री इंडक्शन करेंगे, वही तो मैं बता रहा हूँ। 4 क्वाड्रेंट सेक्शन क्या चीज है? ठीक सर प्री इंडक्शन उसको एनजी पास करके हम सक्शन करेंगे। हाँ जी, ठीक है। ठीक। तो बाकी आपने डिहाइड्रेशन को करेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स को करेक्ट कर दिया, यूरिन आउटपुट आना शुरू हो गया मोर देन 1 ml पर kg पर आवर, ठीक है। जो बाकी कॉमन चीजें हम लोग कर चुके हैं। इसके अंदर अगर एनाल्जेसिया देना हो तो आप उसमें, क्योंकि आमतौर पे इसके बहुत छोटा सा इंसिजन होता है, लैप्रोस्कोपिक भी किया जाता है, तो वो आपने अगर वो लैप्रोस्कोपिक पूछेगा तो आपने बता देना है कि ये लैप्रोस्कोपिक होगा या ओपन होगी। ओपन होगी तो आपने वोल्ड इन्फिल्ट्रेशन करा देनी है, पैरास्टामोल दे देनी है, एनसाइड्स को आप अवॉइड करें और आप उसको क्या नाम है उसका, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाए, ठीक है। अच्छा सर एक चीज पूछनी है सर। हाँ आप बताओ। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि हम प्रोसीड नहीं करेंगे सर्जरी जब तक हम डिहाइड्रेशन करेक्ट नहीं करेंगे। सीरम सोडियम मोर देन 135 ना हो, सीरम कैल्शियम मोर देन 100 ना हो, और यूरिन आउटपुट मोर देन 1 ml पर kg ना हो। जी तो ये सही है? आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है, ये इसी तरीके से ही है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने इसीलिए क्लोराइड का मैंने आपको बता दिया ना कि क्लोराइड जब आना शुरू हो गया ना यूरिन में, तो इसका मतलब है कि बच्चा अब डिहाइड्रेशन से बाहर निकल आया है और उसके किडनीज इतने इस काबिल हो गए हैं कि बॉडी अब सदका देना शुरू कर दिया है। पहले तो कमी थी, लोग कमी पूरी हो गई। ठीक है, चलें जी। अब अगली सॉरी सर, यूरिन में कितना बताया क्लोराइड? 20 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा। थैंक यू सर। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन नुसरत बताएगी। जी नुसरत रेडी हो? हाँ जी नुसरत, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। अच्छा, एक बच्चा है, उसको ट्रेको इसोफेजियल फिस्टुला है, ट्रेको इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। तो ट्रेको इसोफेजियल फिस्टुला के पेशेंट को, बच्चे को प्री ऑपरेटिवली एवेल्युएशन क्या कैसे करेंगे बच्चे की प्री एवेल्युएशन के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन में आपने कौन से पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जो आपने एग्जाम में बताने?
जी सर इसमें हिस्ट्री में जो है ये इम्पोर्टेंट होगा कि उसकी फीडिंग हिस्ट्री से रिलेटेड सर हम पूछेंगे, ठीक है। और सर उसमें रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा होगा, उसमें You जो have है not- चॉकिंग हो रही होगी, साइनोसिस। you have not picked the pulse of my Choking. question. इसके अंदर जब भी होता है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसके सर अंदर कौन सा है, चॉकिंग निमोनिक कौन सा होता है, जिस निमोनिक के सारी चीजों को देखना होता है। ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला के साथ एक निमोनिक होता है, जिस निमोनिक की चीजों को आपको रूल आउट करना होता है। वेक्ट्रल, सर मैं आपको वेक्ट्रल, वेटर, वेक्ट्रल, वेक्ट्रल और वेटर, याद आया? हाँ वेक्टर वेक्टर। ठीक है, किसी को आता है तो वो हैंड रेज करे, मैं उससे पूछता हूँ। जो वाईवे कैंडिडेट, खुरम आता है आपको? सर आता है, लेकिन ये वेक्ट्रल बेसिकली एसोसिएटेड एनोमलीज होती हैं जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। वी फॉर नॉट तो वी फॉर वर्टिब्रल है सर, वी फॉर वर्टिब्रल। देखें, अब आप सब लोगों को एक सेकंड, अब आप सब लोगों के जो जूनियर्स हैं वो सुन रहे हैं ये बात, ये पढ़ना होता है, पढ़ने का तरीका। अगर आप लोगों ने सारी चीजें 75 दफा पढ़ी हैं लेकिन आपको मेन पॉइंट याद नहीं है ना, तो वाइवे के अंदर इसी वजह से फेल हो जाता है, और फिर परेशान होते हैं कि जी मुझे एग्जामिनर ने फेल कर दिया। वो आपसे कुछ और सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप उनको कोई और जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जो हिस्ट्री हिस्ट्री इवैल्यूएशन, हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन जो आपने इन्वेस्टिगेशन की बेस पे आपने जो चीज इसके अंदर स्पेसिफिक आपको पहले से पता होना चाहिए कि वो आपको ये सुनना चाह रहे हैं कि we will evaluate on the basis of history examination investigation because there is a strong association with the group of anomalies which are there, which are with the name of vectoral or lateral. तो में V for vertebral anomalies, A for, अब बताओ नुसरत। ये आपको हर सूरत अब याद करना है। एनल एट्रीजिया, एनल एट्रीजिया, ओके। C for कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक hernia। सर कार्डियक डिफेक्ट्स इसमें। C for cardiac anomalies, ठीक है। और उसके अंदर जो आप बता रहे थे ना, वो ASD, VSD वगैरह जो है वो हो सकते हैं। ठीक है। T for tracheoesophageal fistula, ठीक है। E for esophageal atresia, ठीक है। R for renal anomalies, renal dysplasia, ठीक है। और L for limbs deformity, limb deformity। और A से anal problems होती है। ठीक है। तो ये है जो आपसे पूछना चाहते हैं। अब आपने हिस्ट्री में पूछ लिया, जो आप बता रही थी, जो चोकिंग की हिस्ट्री बता रही थी, वो तो होगी ही होगी ना। जो चोकिंग की हिस्ट्री और वो सारी जो आप बात कर रहे थे वो तो होगी ही होगी। तो इसके अंदर आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? आप इसमें एको करेंगे। ठीक है, एको करके आप उसकी कार्डिक कर लेंगे, और बाकी उसके एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन की बेस पे आपको पता चल जाएगा कि बेस को कोई एनॉमली तो नहीं है। उसका कंप्लीट जब एग्जामिनेशन होगा तो उसमें बाकी चीजों का पता चल जाएगा, उसकी लिम्स का पता चल जाएगा, उसके इनर बेस का पता चल जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर एको करवाना होता है, इन एडिशन टू ऑल व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, ये उसकी जो बाकी सारी प्रीमेच्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी जो बाकी सारी जो हम लोगों ने उसका फ्लूइड स्टेटस है, वो सारी चीजें हम लोग कर लिया। फिर उसके अंदर होगा कि इसके कौन से टाइप का ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला, वो पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सी टाइप के होते हैं और कौन सा सबसे कॉमन होता है। मोस्टली जो सर टाइप 3B होता है। देखो, अब ये मुझे यही पता था कि आप 3B और 3A करोगे। आप वहां पर हो सकता है वो 3B और 3A से में आप कंफ्यूज हो जाएं। आप सिर्फ ये करेंगे वो कौन सा वाला होता क्या है 3B 3A में। सर उसमें ये कहाँ है जो है, तो मोस्टली जो अपर सर इसोफेजियस में होता है। अपर इसोफेजियल पाउच होता है जी, और डिस्टल ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला होता है। एम आई राइट? ऐसे सर, और तकरीबन 70 to 80% होता है। ठीक है, तो आपको ये 3B 3A भूल भी जाए ना तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं और उनमें जो सबसे कॉमन है उसमें होता क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही होगा कि आपने अगर उसके लंग्स डिफॉर्म्ड हैं, उसको इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपने उसको ट्रीट करना है। आपने जो उसका डिहाइड्रेशन का स्टेटस है आपने उसको करना है।
और उसके बाद आपने फिर करना है। दैट इज ऑल्सो नॉट अ सर्जिकल इमरजेंसी, यू हैव टू ऑप्टिमाइज द बेबी एंड देन यू हैव टू गो फॉर द सर्जरी। ठीक है, इसके अंदर लंग्स की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो लंग्स के लिए आप क्या करेंगे? जी, लंग्स की प्रॉब्लम को देखने के लिए क्या आप कैसे उसको एवेल्युएट करेंगे? सर एक्सरे चेस्ट करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे और ABG? मदर से हिस्ट्री लेंगे। ABG और आपको हिस्ट्री, आपने जब तक हिस्ट्री नहीं बताओगी तब तक आपको की तसल्ली नहीं होगी। नहीं ना सर, बच्चे देखो- की माँ से तो पूछेंगे ना, देखो चंद अल्फाज तो पूछेंगे ना सर। देखो नुसरत, मैं आपको बहुत दफा ये समझा चुका हूँ, आप मेरी बात नहीं मानती। सर आपको बच्चे की देखो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर इतने सारे पॉइंट, आपको पता है पूरा पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया इसमें बताना है, न्यूनेटल एनेस्थीसिया। तो ये जुमला बोले बगैर आपको तसल्ली नहीं होगी ना। ऑफ कोर्स वो वहां से ही हिस्ट्री ले रहे होंगे ना, लेकिन इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनर, ये तो हमने पहले ही बोल दिया कि वैल्यूएशन, लेकिन ऑब्जेक्टिवली उसमें एबीजीज करेंगे। एबीजीज उससे आपको उसकी ऑक्सीजनेशन का पता लगेगा, एक्सरे करवा के देख लेंगे। ठीक है, कार्डिक के लिए हमने एको करवा लिया, और जो बाकी जो रूटीन की जो चीजें हैं वो हमने पहले बता दी हैं। ठीक है सर, अगर आपको मुझे इजाजत दें, सिर्फ एक इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको नहीं समझाने का ये मकसद था कि चूंकि हमने पहले ही हिस्ट्री एग्जामिनेशन और एवोल्यूशन जो ना पहले बता दिया है, तो अब सिर्फ चूंकि वो सब्सिक्वेंट एग्जामिनर के क्वेश्चन है, तो वी हैव टू जस्ट रिप्लाई, टारगेटेड रिप्लाई हमने करना टू द पॉइंट। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है ना, अगर आप इसी दोबारा पे ही बार बार मतलब हिस्ट्री और एग्जामिनेशन बार आप अगर हिस्ट्री एग्जामिनेशन का नाम लेते रहेंगे तो उसने तो 5 मिनट में पूरा आपसे एनेस्थीसिया पूछना है। अब आगे बात आएगी, इसको इंडक्शन कैसे करेंगे इस बच्चे को? गॉट इट। इस बच्चे को इंडक्शन कैसे करेंगे नुसरत? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ सर, इनमें जो है इम्पोर्टेंट कंसर्न हमारा जो है इंटुबेशन का होता है, जो कि हमें कराइना और यानी फिस्टुला को क्रॉस करना होता है ताकि सर वो जो है तो वेंटिलेट हो। फिर इसमें सर आपने ध्यान क्या करना है, क्या आपका प्रेफरेबल चीज क्या होगी? इसमें सर एस्पिरेशन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और एस्पिरेशन तो ऑलरेडी हो रही है। और एस्पिरेशन सर तो दूसरी बात ये कि लेटरल पोजीशन में, सर ये लेटरल पोजीशन में होता है तो उनमें पोजीशन रिलेटेड भी वो हो सकते हैं। आपसे मैंने सवाल क्या पूछा है? मैंने आपसे ये पूछा इस पेशेंट को इंडक्शन कैसे करेंगे? इस पेशेंट को इनहेलेशनल इंडक्शन करेंगे, आप उसको बैक से वेंटिलेट करेंगे या नहीं करेंगे? सर वो तो करेंगे सर, प्रेफरेबली नहीं करेंगे। यही तो इसके अंदर बात है। आपने प्रेफरेबली इस बच्चे को हैंड वेंटिलेट नहीं करना, आपने इसमें इनहेलेशनल इंडक्शन करनी है, ताकि आप अगर आपने इनहेलेशनल इंडक्शन नहीं किया, आपने उसको बैक से वेंटिलेट करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? फिस्टुला बना हुआ है ना जी, वो तो स्टमक में एयर भरनी शुरू हो जाएगी और क्या होगा, आपसे वेंटिलेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, एस्पिरेट होगा। सर जेंटल वेंटिलेशन अलाउ नहीं होती? सर इसमें जेंटल वेंटिलेशन तो करेंगे ना? आप उनको वहां पर करके नहीं दिखाना। अगर आप ये उनको ये बोल देंगे तो ये अगला जुमला बोलना कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे बच्चों, खुदा के लिए समझ जाओ ये बात। सर टेक्निक में जो इसका इस सर्जरी के लिए दिया हुआ है ना, तो जीए और प्लस इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्लस माइनस मैनुअल वेंटिलेशन। चले ठीक है, आपने किताब का जुमला जरूर बताना है, आई कैन नॉट हेल्प। ठीक है, जब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ तो वो सुन लो, मैं गलत नहीं कह रहा। ठीक है ठीक है, अच्छा सर। आप क्यों बज़िद हैं, आप क्यों इस बात पे बज़िद हैं कि आपने हाथ से वेंटिलेट जरूर करना है? आप क्यों बज़िद हैं? अगर जब इतनी बात पे मामला खत्म नहीं हो गया कि भाई कोशिश करनी है कि आप अवॉइड करेंगे पॉजिटिव। अब मैंने जब जुमला बोल दिया अवॉइड, तो इसका मतलब ये है कि यू विल ट्राई टू डू इनहेलेशनल इंडक्शन एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, अगर अनलेस अंटिल, जाहिर बात है कि अगर बच्चा वो डीसैचुरेट हो गया तो उस टाइम पे तो आप वेंटिलेट आपको करना पड़ेगा। जी तारिक भाई प्लीज। जी तारिक भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, वो यही कह रहा था कि ये जो इंटरमिटेंट मैनुअल वेंटिलेशन है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्जरी करना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्जरी है। ठीक है जी और उसके अंदर देखिए आ रहा था वन लाइन वेंटिलेशन कह रहे थे, इसलिए इंडक्शन आपने विदाउट या इंतहाई जेंटल वैक्सीनेशन, सिर्फ प्रेशर रखना, हाँ वेंटिलेट ना करें।
सारा समझ असल बैठ जाएगा। असल में देखें, ये मेरी बात सुने, अगर आप किताब का नुसरत आप किताब के सफ़े को वहां पे रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करोगी ना तो आप फंस जाओगी, ठीक है। आपको एक इतनी सी बात पे अगले क्वेश्चन, अभी बहुत सारी चीजें उन्होंने पूछनी है। अब आप अच्छा ट्यूब की पोजीशन को कैसे कंफर्म करेंगे कि बच्चे की आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब सही पोजीशन पे फिक्स पहुंचा दी है? जी नुसरत सर सिमेट्रिकल, सर उसमें वेंटिलेशन जो है तो हमें सिमेट्रिकल मिलेगी बायलैटरली। अच्छा सर गोल्ड स्टैंडर्ड तो ये है कि आप उसको इंट्रा ब्रोंकियल इंटूबेट करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करते हैं। और जब और विड्रॉ आप करके क्या करते बायलैटरल, हैं? जब आपको जैसे ही बायलैटरल आपको साउंड आनी शुरू हो वहीं पे आप उसको फिक्स करें। एक ये भी चीज होती है और एक ये भी होता है कि आपने यू हैव टू मेक श्योर कि आपने फिस्टुला को बाईपास किया है, ठीक है, फिस्टुला को क्रॉस कर लिया है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप जेंटली लाएंगे और आप देखेंगे कि गर्गलिंग साउंड आई है उसमें स्टमक में। जब गर्गलिंग साउंड आएगी तो फिर आप उसको दोबारा थोड़ा सा आगे पुश कर देंगे कि वो गायब हो जाए वहां से, ठीक है। ये दोनों बातें हैं जी, ठीक है। तो इसके अंदर देखें वो इसमें बहुत सारी एडवांस चीजें हैं। ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ एनेस्थीसिया, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसमें अगर किरायना के पास होगा तो किरायना के पास तो ये करना मुश्किल होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो आपसे इस लेवल तक जाएंगे। अगर आपने इतना भी उनको बता दिया है कि आपने कोशिश करनी है कि अवॉइड करें वेंटिलेशन, करनी पड़े तो आपने जेंटल वेंटिलेशन करनी है। एयरवे प्रेशर बच्चों में हम लोगों ने कल डिटेल से डिस्कस किया था कि बच्चों में वैसे ही आपने ज्यादा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन नहीं करनी, क्योंकि खास तौर पे ऐसा बच्चा कि जिसको एस्पिरेशन बार बार हो रही हो, उसको इन्फेक्टिव लंग होगा, तो उसके अंदर अगर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन का एलिमेंट है, उसके अंदर ARDS का एलिमेंट डेवलप हो रहा है, तो वो उसके अंदर तो वैसे ही आपको बहुत ज्यादा एयरवे प्रेशर नहीं देंगे, ठीक है। तो ये वो आपसे पूछेंगे बात, ठीक है। अगर आप ज्यादा आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किया तो उसको न्यूमोथोरेक्स होने का खतरा होगा। ये बात हो गई। बाकी सारी जो पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया की जनरल और नियोनेटल की है हमने, वो सारी बातें आ जाएंगी। वो आपने कोई भी बात बोलनी नहीं भूलनी है, जो बार बार कल हम लोगों ने डिटेल से पूरा 1 घंटा इसी चीज पे लगाया, ठीक है। तो अब ये इतनी सी चीज है, बाकी सारी बातें वही रह जाएंगी। पोस्ट ऑपरेटिवली ये क्या इस पेशेंट, अगला जो इंपॉर्टेंट कंसर्न आएगा ना कि इस पेशेंट को क्या पोस्ट ऑपरेटिवली आप एक्सटुबेट करेंगे या आप इंटुबेटेड रहने देंगे? सर एक्सटुबेट करेंगे। वजह एक छोटा सा आंसर है इसका। सर उसको ओरली, सर उसका हम नहीं, एक्सटुबेशन करने की वजह ये है कि आप उसमें अवॉइड करेंगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को, क्योंकि जो अनास्टोमोसिस जो किया है ना वो उसमें उसको लीक हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सटुबेशन क्राइटेरिया फुलफिल भी नहीं कर रहा तो भी आप कहें कि नहीं मैंने एक्सटुबेट करना, ठीक है। तो मतलब इसमें ये है कि एट द एंड ऑफ द सर्जरी इफ पेशेंट बेबी इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल, उसका ब्लड गैस ठीक है, उसका बहुत ज्यादा कोई मैसिव प्रॉब्लम इंट्राऑपरेटिवली इवेंट नहीं हुआ, और उसकी आपने एबीजीज की, आपने एबीजीज करके देखा और अगर वो ठीक है तो आप उसको कोशिश करेंगे प्रेफरेबल टू एक्सटुबेट, क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से जो सर्जिकल अनास्टोमोटिक लीक होने के चांसेस होंगे। ये इसमें बात है, ठीक है। तो ये इसमें आपने रखना है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई ऐसी बात है। सर अगर तारिक भाई अगर कोई और आप ऐड करना चाहें तो प्लीज बता दीजिए। नो सर। अच्छा, अगली बीमारी कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया, ठीक है। ये खुरम आप बताइए, कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया के अंदर जो एनेस्थेटिक, जो बेसिकली जो आपको बताया गया है कि जिस बच्चे को कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया है, तो आपके दिमाग में क्या आएंगे चैलेंजेस जो आपने इस बच्चे में फेस करना पड़ेंगे? और अगेन ये क्वेश्चन है कि क्या ये मेडिकल इमरजेंसी है या ये सर्जिकल इमरजेंसी? क्या आप इसको फौरी तौर पे करेंगे या आप बच्चे को ऑप्टिमाइज करेंगे? जी खुरम। सर कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, जी इसको एक तो पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ, अच्छा एक मिनट, सॉरी ये क्योंकि आपने अभी रिसेंटली ये ज्वाइन किया है मेरी डिस्कशन को, तो मैं जिन लोगों को मैंने जुमला सिखाया है तोते की तरह रटवाया है कि आपने बोलना है कि द anatomical, physiological and pharmacological consideration in a unit, ठीक है। Pharmacological, physiological and anatomical differences, changes leading to different anesthetic technique to cope up though that anatomical, physiological, pharmacological changes in unit। ये इतने जुमले में आपकी सारी बातें कवर हो गई। अगर वो डिटेल पूछना चाहेगा तो आपसे पूछेगा, नहीं तो आप उसको 1-2 बातें बता सकते हैं कि इसमें डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होती है, जो हम सारी बातें कल डिस्कस कर चुके हैं, हाइपोथर्मिया से रिलेटेड, फ्लूइड बैलेंस से रिलेटेड, वो सारी। अब इसलिए प्रैक्टिस यही है
कि आप ऐसा जुमला बनाएं। इन लोगों को तो मैंने बहुत दफा, क्योंकि इनके साथ तो पिछले 2.5 महीने से मैं लगा हुआ हूँ, इनको मैंने कहा कि ये पेपर आउट है। न्यूनेट, पीडियाट्रिक पेशेंट, न्यूनेट, एल्डरली पेशेंट, ओबीज पेशेंट, क्या नाम है इसका, स्मोकर, हाइपरटेंसिव पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, ये पेपर आउट है। इसका आप क्वेश्चन पहले से याद कर लें, जुमला पहले से याद कर लें कि आपने क्या बोलना है, ये बता के जो ये न्यूनेट, उसके बाद आप आगे चैलेंजेस जो बता रहे थे वो आप बताना शुरू करें। जी खुरम। जी ठीक है सर। तो शुड आई रिपीट दैट जो आपने कहा, या नहीं ना बोले, अब आप नेक्स्ट, आपको समझ आ गई ना बात मेरी? जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या चैलेंजेस अच्छा होंगे सर, इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है और टैकिपनिया और साइनोसिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, और स्केफाइड एब्डोमेन होता है पेशेंट का। ठीक है। और इसकी डायग्नोस्टिक जो है वो एक्सरे के ऊपर नॉर्मली हो जाता है डायग्नोज, और ये एंटीनेटल भी इसका आजकल डायग्नोसिस हो जाता है। वेरी गुड, ठीक है, ये हो गई बात। अब आपने जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बोला है ना, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों होता है? क्यों जुमला आपको क्या बोलना चाहिए? सर चूंकि एब्डोमिनल जो कंटेंट्स होते हैं आपका स्टोमक और बॉल, वो हर्निएट हुआ होता है इनटू द चेस्ट, जिसकी वजह से ये मोस्टली लेफ्ट साइडेड होता है 85%, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग की हाइपोप्लाजिया होती है। और इसके लिए अगर आप ये जुमला बोले ना कि ये वापस नहीं आता, क्योंकि हर्निएट एक्चुअली तो हर्निएट हुआ होता है, हमारे लिए तो वो हर्निएट हुआ होता है, लेकिन एक्चुअली डेवलपमेंटली वो वापस नहीं आता। जो उसने एक्चुअली डेवलपमेंटली उसने वहां से नीचे ट्रेवल करना होता है, तो वो फेलियर हो जाता है, तो वो वहीं रह जाता है। तो वहीं रह जाता है तो लंग्स नहीं बनते। सिंपल देसी जबान में इसका यही है। जब लंग मेच्योर नहीं होंगे तो लंग, जब आप उसको करने की कोशिश करेंगे वेंटिलेट, तो लंग्स फौरन बहुत प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर अगला चैलेंज यही होगा। ये इसी से रिलेटेड आगे आप क्या बोलेंगे कि हमने क्या करना होगा इस पेशेंट को? सर एक तो इसमें एनजी ट्यूब डालनी है आपने। ठीक है। दूसरा इसको सर आपने एक और सेकंड क्वेश्चन भी किया था। जी असल में बेसिकली एनजी ट्यूब डाल के आप थोड़ा सा आपने कम इंपॉर्टेंट बात को पहले बता दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात को आपने छोड़ दिया। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या? अभी आपने कहा है कि लंग्स को क्या है, लंग्स मैच्योर नहीं है ना, तो आपको लंग्स को मैच्योर करना होगा। लंग्स को कैसे मैच्योर करेंगे? हाँ सर, वो आपका सेकंड क्वेश्चन यही था, मुझे याद आ गया। ये मेडिकल इमरजेंसी है, नॉट सर्जिकल इमरजेंसी। तो इसमें आप FiO2 0.5 तक रख के ऑप्टिमाइज करते हैं पहले सीडीएच तो सर्जिकल इमरजेंसी है। नहीं, मेडिकल इमरजेंसी ये पहले थी, अब मेडिकल नहीं, मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें आप लंग को मैच्योर करने का टाइम देते हैं। ठीक है, और आपको उसमें किस चीज की जरूरत, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? पल्मोनरी वेजोडायलेटर्स की, नाइट्रिक ऑक्साइड की जरूरत होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जरूरत होगी, और आपको अगर वेंटिलेट करना भी पड़ेगा आप उसमें लो प्रेशर्स के साथ आप उसको परमिसिव हाइपरकैप्निया के साथ आप उसको वेंटिलेट करेंगे। और आखिरी जो लफ्ज आपने जरूर बोलना है, हालांकि आपको हमारे प्रैक्टिकल सेटअप में कभी भी नहीं देखा होता, लेकिन एक्मो का आपने नाम लेना है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, पल्मोनरी वेजोडायलेटर्स, लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज, परमिसिव हाइपरकैप्निया, मैच्योरिटी ऑफ द लंग। जब तक लंग्स इस काबिल नहीं होंगे तब तक आपने सर्जरी नहीं करवानी, जब तक उसकी, क्योंकि इसके अंदर तो वो अगर आपने सर्जरी कर भी दी तो वो नहीं सस्टेन करेगा। ठीक है ना, तो ये इसकी थ्योरी है मेन। बाकी सारी, और इसके अंदर एमसीक्यू में वालों को भी यही क्वेश्चन आता है कि जी ये आप कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया करवा रहे थे, तो दरमियान में एकदम से यूनिलैटरल जो है वो वेंटिलेशन नहीं हो रही है और हाइपोक्सिया हो गया है और एयरवे प्रेशर ज्यादा आ गए और साथ हीमोडायनेमिक कोलैप्स भी हो गया, तो उसको क्या हुआ? उसका आंसर है कि उसको न्यूमोथोरैक्स हो गया, तो आपने उस साइड पे चेस्ट ट्यूब डालनी है। ठीक है, और ये जितनी भी होती है ना सर्जरीज, इसके अंदर वहाँ जो टॉफ भी होता है उसके अंदर भी, और इसके अंदर भी वन लंग वेंटिलेशन की जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती। ठीक है, ये डिपेंड करता है उस पे, टेक्निक पे। आपको ये पता होगा कि यही जो हम लोगों ने पहला जो जुमला आप लोगों को सिखाया ना, कि हर सर्जरी की प्लानिंग में, हर एनेस्थीसिया की प्लानिंग में आपने ऑप्टिमाइजेशन का लफ्ज बोलना है, आपने डिस्कशन विद द सर्जन का नाम लेना है। तो डिस्कशन विद द सर्जन के अंदर आपने ये सारी बातें बतानी है कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द सर्जरी, व्हाट इज द टेक्निक ही इज यूजिंग, हाउ मच विल बी द ड्यूरेशन, व्हाट विल बी द अप्रोच। तो उसके हिसाब से आपने एनाल्जेसिया को प्लान करना होगा, उसके हिसाब से आपके पोजीशन रिलेटेड कंसर्न्स होंगे, ये सारी चीजें आपकी उसके हिसाब से होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर मेन बात ये है, बाकी वो
मसाला जो सर कल पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होगा ना? पल्मोनरी हाइपरटेंशन कोई वेज़ोडायलेटर्स क्यों देने हैं आपने? नाइट्रिक ऑक्साइड इसको पेरी ऑपरेटिव तो आप हाइपर वेंटिलेशन से और आईवी बुलसेस फ्लूइड देके उससे कोशिश करेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने की। पल्मोनरी हाइपरटेंशन को कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ती है? सर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से, हाइपरकैप्निया से, पेन, एसिडोसिस। चलें जी, हमारे नुसरत जल्दी से बेस्ट फ्रेंड हमारे बता दो इनको। सर हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, हाइपो या हाइपोथर्मिया और एसिडोसिस, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, पेन। ठीक है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ये खुरम भाई अगर आप कभी भी कहीं पे भी फंस जाए ना तो आपके एनेस्थीसिया में मदद करने के लिए आपके माय बेस्ट फ्रेंड आएंगे। क्या आपको एनेस्थीसिया की कोई मैनेजमेंट याद नहीं आ रही ना, तो आप ये बता दीजिए, ये आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो आपको आपको बैलेंस एनेस्थीसिया में ये होती है, नॉर्मोक्सिया, नॉर्मोथर्मिया, नॉर्मोटेंशन, नॉर्मोकार्बिया, नॉर्मोवोलीमिया, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को अवॉइड करना होता है। अच्छा, तीसरी बीमारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, डाउन सिंड्रोम, इसके में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। और भाई सर इसमें एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है पेरी ऑपरेटिव, वो ये कि जो वेंटिलेशन है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर। आप 25 बहुत ज्यादा बता रहे हैं, आप इसको 25 भी ज्यादा बता रहे हैं, ये 15 to 20 पे रखना है, आपने ज्यादा एयरवे प्रेशर नहीं देना। ठीक है, और आप नंबर्स पे ना जाएं, आपको नंबर पे आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा। जी तारिक भाई, अच्छा, तो इसमें कोई नंबर्स पे आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा। आपने अगर लो प्रेशर बता दिया ना तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। अगर फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने अगर वहां पर ये समझ रहे हैं कि आप किताब के वर्ड्स बताएंगे तो वो आपको पास करेंगे, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है, ये स्केफाइड एब्डोमेन बताने में बहुत अच्छा लगता है, आपने एनजी का नाम ले लिया, ये बताने में शायद बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर आप पहले बताएंगे ना तो उनकी की के अंदर, और वैसे भी आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है जी, सही। एनजी तो आपने एनजी इसलिए डालनी है क्योंकि आपने उसके जीआईटी को डिफ्लेट करना है, क्योंकि ऑलरेडी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर जीआईटी उसका कहीं से भी इन्फ्लेटेड होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अच्छा मेरी स्किन शिफ्ट करेगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये, अच्छा परवेज ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, चलो परवेज से पूछते हैं अगला क्वेश्चन। परवेज, डाउन सिंड्रोम, व्हाट आर द एनेस्थेटिक चैलेंजेस इन अ पेशेंट विद डाउन सिंड्रोम? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी परवेज सर, along with the pediatric concerns of this patient, if the patient is a child, like we will have the surgical anatomical factors, physiological factors, and the pharmacological factors. Along with that, in this patient there are the other congenital anomalies also. Okay. Like मोस्टली इनमें क्या होता है कि कार्डिक डिफेक्ट्स होते हैं, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, और डिफिकल्ट एयरवे होते हैं, लो आईक्यू पेशेंट्स होते हैं ये, और डिफिकल्ट कैनोलेशन। साथ में ये होता है कि दे आर फ्रेंडली बट दे कैन बी कॉम्बेटिव अगर वी आर नॉट गुड विद देम, या अगर वो एकदम हाइपर हो जाएं तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो हमें प्री ऑपरेटिवली। और इसके अलावा एक दो बातें अभी आपने नहीं बताई, इनमें फिट्स के चांसेस होते हैं, फिट्स के चांसेस होते हैं, डिफिकल्ट इंटूबेशन, एयरवे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, एटलांटो-ऑसिपिटल सबलक्सेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, एबनॉर्मल डेंटेशन होती है, लार्ज टंग होती है, चिन शार्ट होती है, स्किन फोल्ड्स, नेक फोल्ड्स होते हैं। तो इसमें ये होता है कि हाँ, इसमें दूसरा ये होता है कि नैरो होती है ट्रेकिया। तो नैरो भी होता है, नैरो होता है, ये शॉर्ट ट्रेकिया कहते हैं। शॉर्ट होता है सर, शॉर्ट में होती है, नैरो होती है सर बेसिकली। इसमें क्या होता है आपको साइज, और दूसरे एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन की वजह से आप नेक की प्रॉब्लम्स आप करेंगे। और एक आपने नहीं बताया, वो मैं बता देता हूँ, वो आपने सीजर का नहीं बताया, और हाइपोथायराइडिज्म, सीजर, हाइपोथायराइडिज्म, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, और ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है जी सर। और कंजेनिटल एनोमलीज जो हार्ट है वो कौन सी हो सकती है सर? मोस्टली
मोस्टली AVSD VSD होता है, सर। VSD होता है, और ASD होता हो सकता है। ये इसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड वो आप सुन के खुश होंगे वो एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट्स, ठीक है। हाँ जी सर, AVSD एंडोकार्डियल कुशन। अच्छा, उसके बाद जो है ना और इसके अंदर क्या चीज होती है डाउन सिंड्रोम के अंदर, ये पुअर हाइजीन, मेडिकेशन की प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप सर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, और एक इसमें ये होता है कि अक्सर ये कार्डियक सर्जरी से पहले डेंटल रिहैब के लिए भी आते हैं, ठीक है, जब इनकी कार्डियक सर्जरी होनी होती है ना। अच्छा, बाय द वे कार्डियक सर्जरी से पहले डेंटल रिहैब क्यों करते हैं? वेल्व्स के लिए कि वो एंडोकार्डाइटिस के चांसेस होते हैं। प्रोफाइलैक्सिस सर। हाँ जी, आप उसमें आप उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ को वहां से खत्म करना चाहते हैं, आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं। कार्डियक प्रॉब्लम्स, फिट्स, OSA, एयरवे की प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, एटलांटोएक्सियल सबलक्सेशन, और उसकी वजह से आपका हो सकती है कोलैप्स, ठीक है। अच्छा, अगली बीमारी कौन सी बीमारी रह गई है? हाँ जी, ये जो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स होते हैं वो गैस्ट्रोचाइसिस और एम्फालोसील, गैस्ट्रोचाइसिस और एम्फालोसील, ठीक है। तो गैस्ट्रोचाइसिस के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है नुसरत? सर ये सर्जिकल इमरजेंसी है सर। जी नुसरत। सर उसने जवाब दे दिया ना। नहीं, ये जवाब नहीं है सर। इसके साथ एसोसिएटेड कोई अदर कोमोर्बिडिटीज वो कंजेनिटल एनोमलीज हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, आप फेल हो गई हैं क्योंकि ये वाहिद कंजेनिटल एनोमली है जो आइसोलेटेड सर नहीं होती, ठीक है। ये वाहिद एसोसिएटेड है जो कि जिसके साथ एसोसिएटेड नहीं होती, ठीक है। सर ये कंफ्यूजन मेरे इसमें होती है। ये कंफ्यूजन इसमें कोई कंफ्यूजन जो है ना, डिहाइड्रेशन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ एसोसिएटेड एनोमलीज होता है सर इसमें, नहीं इंक्लूडिंग कार्डियक डिजीज एंड नहीं, वो एम्फैलोसील होता है पुरम, वो एम्फैलोसील है। गैस्ट्रोचाइसिस इज द ओनली congenital anomaly which is usually not associated with any concomitant congenital anomaly, ठीक है। ये MCQ का क्वेश्चन है। और गैस्ट्रोचाइसिस में और क्या डिफरेंस होता है? सर गैस्ट्रोचाइसिस में बेसिकली आपकी एब्डोमिनल वॉल नहीं बनती सामने, और सारे आपके जो एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं वो बाहर पड़े होते हैं। जो एक्सोफेलस है उसमें वो डेवलपमेंट के वक्त अंदर नहीं जाते, क्लोज नहीं। ओपन किसमें होता है भाई? ओपन किसमें? गैस्ट्रोसिस में। जो सेंटर मिड लाइन कौन सा होता है? गैस्ट्रोसिस नो, ओफैलोसिस जो होती है ना, ओफैलोसिल मिड लाइन होता है, लेटरल होता है, ठीक है। हां सर, गैस्ट्रोसिस लेटरल होता है, लेटरल एट द लेटरल साइड ऑफ द उम्बिलिकस होता है, और इसमें सेक नहीं होती तो इसमें रिस्क ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। तो इसमें जो भी बच्चे होते हैं वो ज्यादातर सीवियर डिहाइड्रेटेड होते हैं और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ये सर्जिकल, ठीक है। एक तो हमने डिहाइड्रेशन की बात कर ली, नहीं सर्जिकल इमरजेंसी नहीं है ये। देखें फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी सर्जिकल इमरजेंसी नहीं है। आप अगर एक डिहाइड्रेटेड है ना तो पहले आप उसकी डिहाइड्रेशन को करेक्ट करेंगे, ठीक है। डिहाइड्रेशन को आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। और ध्यान में रखें ये बात कि इसके लिए आसान जुमला क्या है कि आप सर्जन, ये जुमला देखें, मेरी एक बात सुने। वो कहते हैं रल मिल के खाने में बरकत होती है। अगर आपने डिस्कस करने वाला नाम ले लिया, रिस्क वर्सेस बेनिफिट का नाम ले लिया, तो एग्जामिनर पागल नहीं है, उसने आपने उसकी भैंस नहीं चुराई है कि वो आपका दुश्मन है, ठीक है। वो अलग बात है कि मैं हंसी मजाक में सब लोगों को कहता हूं कि सारे एग्जामिनर्स को जब जाके देखें ना तो अपने आप को रिलैक्स करने को कहें कि इनको राइसस सार्डोनिकस है और इनको पार्किंसोनियन फेस है, ठीक है। तो वो होता है उन बेचारों के साथ, वो मजबूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके दुश्मन है। वो आपको पास करने के लिए बैठे हुए, वो उन्होंने ये आपकी इट्स पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग कि आपने उस रगड़े में से मशीन के अंदर से निकलना है होके, और जिस दिन आपका इम्तिहान पास होगा उस दिन आपको सब कुछ आ जाएगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ फैक्ट। जी अच्छा सर, इफ रिपेयर इज नॉट एन अर्जेंट प्रोसीजर तो आफ्टर बर्थ तो इनके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए मैंने इसमें क्या, मेरी बात सुने, इसके अंदर मैंने आपसे ये थोड़ी कहा कि आपने इसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए डिले कर देना। मतलब बताने का मकसद ये है
कि यू विल ऑप्टिमाइज चंद घंटों में भी हो सकता है। अब एक बच्चा डिहाइड्रेटेड आपके पास प्रेजेंट हुआ है और उसको इलेक्ट्रोलाइट आपने किया है तो उसका सोडियम आया 120 और वो सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, तो आप उसकी पहले सर्जरी करेंगे या पहले आप उसको रिससिटेट करेंगे? ये इतनी सी बात है। आपने यही है कि वी विल डिस्कस विद द सर्जन and we will resuscitation and management will go side by side. We will discuss about the technique which he is going to use. इसके अंदर एक तो आपने डिहाइड्रेशन का नाम ले लिया, दूसरा इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर ये लो बर्थ वेट के साथ होते हैं और प्रीमेच्योरिटी वाली बात है, जो वो प्रीमेच्योरिटी में सारी बातें आ जाएंगी, वो प्रीमेच्योरिटी की आपने सारी बातें बोलनी है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर आप जो स्पेसिफिक बात है ना वो बताइए। आपको तो नहीं सर बॉवल ठीक होंगे, बॉवल वॉल डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, और यहाँ पर एक बम सामने पड़ा हुआ है तो वो बम फट नहीं सकता, इसमें रप्चर हो सकता है, ठीक है? तो ये इसकी स्पेसिफिक चीज है कि उसकी की में लिखा होगा जरूर, ठीक है? तो बाकी वही सारी बातें आ गई। अब देखें, अब आपको समझ आया कि अगर हम लोगों को जी इसमें एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप आईवी लाइंस जो हैं वो अपर लिम्स में लेंगे, लोअर लिम्ब में नहीं लेंगे, क्योंकि आफ्टर क्लोजर जो इंफीरियर वेना कावा जो रिटर्न है वो कंप्रोमाइज हो सकता है, वीनस रिटर्न। ठीक है, ये एक बात है। अच्छा वो यहाँ पर नहीं सर एक बात है, देखें ऐसे तो नहीं हो सकता ना, अगर आईवीसी कंप्रेस हो रही है तो फिर तो मतलब आपका कंपार्टमेंट सिंड्रोम बन रहा है, इसमें तो स्टेज प्रोसीजर होना चाहिए। तो इसमें इस तरह की कोई चीज मैंने बुक में नहीं पढ़ी वैसे सर, ये सीडीएच के लिए तो फिर भी सही है कि प्री डक्टल पोस्ट डक्टल और ये मैं बताना भूल गया हूँ, ये मैं दोनों बातें बताना भूल गया हूँ। प्री डक्टल पोस्ट डक्टल के बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ, और वो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखें, जब आप वहां पर एग्जाम में बताएं ना तो आपने इस तरह नहीं कहना कि ये होगा, जब आपने ये बोल दिया ना कि होगा, हो सकता है कि बोल के आप जो मर्जी बोल दें, ठीक है? दिस इज द पॉसिबिलिटीज विच वी कैन फेस। अब हर जो है वो उसमें जो बंद करते हैं कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया में, उसके लिए जब जुमला याद रखें कि अगर एब्डोमिनल कंपार्टमेंट प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए होता है कि उसको बंद नहीं करते, उसको स्टेज बंद करते हैं, उसके लिए साइलेस्टिक सिलू होते हैं, ठीक है, जिससे उसको क्लोज कर देते हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ठीक है, और वो ग्रेजुअली फिर उसको बंद करते हैं। ये एक उसमें बात हो गई है, और इसके अंदर भी यही है कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। एक गट का कंटेंट बाहर थे, अब वापस आपने भेजे हैं, तो इसके अंदर एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। इसका पॉइंट गलत नहीं है, ये पॉइंट सही है, लेकिन एब्सोल्यूट बातें ना करें। अगर एग्जाम के अंदर देखो कोई भी, ये सब लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तमाम लोग, मैंने कहा कि प्रिपरेशन के साथ साथ कोई एक दो सियासी टॉक शो भी देखें, कितने वो कमीने बनके और कितने डिप्लोमेटिक बनके वो आंसर देते हैं, ठीक है, ना वो हाँ बोलते हैं ना वो ना बोलते हैं, जिस तरफ आपको घुमा के जाना चाहें आप चले जाएं। अगर आपने क्लोज एंडेड जुमला बोल दिया है कि परवेज कह रहा है कि नहीं होता और खुर्रम कह रहा है कि होता है, तो आप दोनों मुश्किल में पड़ सकते हो, ठीक है। दोनों की बातों को के दरमियानी को रास्ता है ना, मुफाहिमत का रास्ता, वो मौलाना फजलुर रहमान वाला रास्ता जो है ना, वो 73 के आइन के तनाजिर में कहीं ना कहीं से हर चीज को साबित कर देंगे। तो आपको भी एग्जाम को पास करने की थ्योरी ये है कि आपके पास ये टैक्ट होना चाहिए कि यू आर एबल टू प्रूव इवन अ मैन एज अ फीमेल और अ फीमेल एज अ मैन बाय योर वर्ड्स एंड बाय योर पॉइंट्स, दैट्स इट। आपने वहां पर अपनी बात को साबित करना है, ठीक है। Got my point? जी सर। ये इसके अंदर बात है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी बीमारी रह गई है? अच्छा, कुछ जो है ना इमरजेंसीज हैं वो हम कल करेंगे, जो इमरजेंसीज हैं उसमें वो जो जी इन सब डिजीजेस में हमने पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेशन के बारे में किसी ने भी नहीं बताया कि देखें इसके। अच्छा, ये जो प्री डक्टल पोस्ट है वो भी बता दूं मैं। प्री डक्टल क्यों लिया जाता है राइट रेडियल से? सर वो जो सबक्लेवियन आर्टेरियल ऑक्सीजनेशन देखने के लिए सर। नुसरत एक उसको बोलने दो प्लीज। अच्छा जी खुर्रम बताओ। सर वो बेसिकली मुझे भी सही याद नहीं रहा, लेकिन मैंने पढ़ा है कि राइट सबक्लेवियन आर्टरी। जी सर बोले। नहीं आप सही कह रहे हैं, आप देखें ना, सोचें आप लेफ्ट क्यों नहीं हम बोल रहे हैं, हम राइट बोल रहे हैं ना। तो इसकी कोई वजह है कि इन बच्चों में डक्टस आर्टेरियोसिस पेटेंट हो सकता है। तो अगर आपको एक्यूरेट चाहिए हो तो आप राइट रेडियल आर्टरी लेते हैं, जो कि विच इज कमिंग फ्रॉम राइट सबक्लेवियन, ठीक है। तो दैट विल बी प्री डक्टल, तो दैट विल बी द मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है।
और आईवी लाइंस वाली भी जो आपने बात की है वो आपने बता, बिल्कुल आपकी पॉइंट वैलिड है। इसमें तो वैसे ही इट विल बी प्रेफरेबल टू हैव अ सेंट्रल लाइन। आप सेंट्रल लाइन लेके आपके पास फ्लूइड स्टेटस को भी आप साबित कर सकते हैं ना वहां पे ये चीजें, ठीक है। तो इसलिए ये आप बता सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि क्लोज्ड एंडेड जुमलों से परहेज करें। क्लोज्ड एंडेड जुमले बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, बहुत कम चीजें ऐसी हैं कि जिसमें आपको क्लोज्ड एंडेड जुमले बोलना पड़ेंगे, वो बहुत थोड़ी चीजें हैं। ये मैं इसकी एग्जांपल, जो लोग नए हैं जिन्होंने पहले मेरे नहीं सुना, मैं ये कहता हूं कि आप क्या प्री एक्लेम्शिया के पेशेंट में आप स्पाइनल को हलाल कह देंगे या एपिड्यूरल को हलाल कह देंगे और जीए को हराम कर देंगे? नहीं। आप साबित कर सकते हैं कि भाई जीए मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे कोएगुलोपैथी का रिस्क है, it is better, I will control I will blunt the stress response and I will have better control of airway because there are chances of having fits as well। तो ये आपने जब जुमला बोल दिया तो आपने साबित कर दिया। अब आपने एपिड्यूरल साबित करना तो कहें कि भाई उसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन का भी बहुत अच्छा कवर होगा, उसमें एयरवे रिस्पॉन्स ब्लंट होगा, उसमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ज्यादा बेहतर होगा, और क्योंकि मैं एपिड्यूरल लगा रहा हूँ तो आई विल बी कंट्रोलिंग एंड टाइट्रेटिंग द डोज, तो आप उसमें एपिड्यूरल को कर लेंगे साबित, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पेरिडक्टल क्या सर हम उससे नहीं ले सकते, अपना लेफ्ट अपर लिम्ब से नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो उसकी जो ब्रांच होती है ना, वो ये थ्रैको क्या होता है, उस थ्रैको क्या होता है, मुझे उस नाम उसका आर्टरी का भूल गया, वो एक ट्रंक होता निकलता है सर उसमें, सर उसको ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक। नहीं वो जो है ना, जितना तक मुझे याद आ रहा है, शायद मैं गलत भी हूँ, वो जो होता है वो डिस्टल टू जो है ना लेफ्ट सबक्लेवियन होता है, तो हम तो अपर लिम्ब किसी से भी ले सकते हैं। यार ये कंफर्म कर लें, हाँ मुझे ये याद नहीं है। नहीं सर, ये कंफर्म है, जो आपने पहले बताया था ना वही ठीक है जो सर आपने कहा था। जी ठीक है। तो बेसिकली ये देखें, अभी तक की जो हम लोगों ने डिस्कशन की है, ज़हन में रखें बात, हमारी इमारत हम लोगों ने कल बना ली थी, हमारी इमारत कल बन गई थी, ठीक है। कि सर ये लफ्ज़ बता रहे हैं ना प्रीडक्टल, जो डक्टस आर्टेरियोसिस से पहले जो मेरी बात सुने, उनका पॉइंट ये है कि लेफ्ट सबक्लेवियन भी प्रीडक्टल है, उनका ये कहने का मकसद है, ये कंफर्म कर लें, जहां तक मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी देखिए, मेरी एक बात सुने, याद रखें बात, जो बंदा ये कहे कि मैं सिर्फ सही हूं और बाकी गलत है ना, तो वो बेचारा शदीद गुमराही और शदीद जहालत का शिकार है। कभी भी याद रखें कि यही हमारी बदकिस्मती है। यहाँ पर मेरे साथ जो जूनियर्स बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ लोग मुझे नहीं जानते, कुछ लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। खुदा की कसम, अगर मैं आप लोगों के ऊपर, अभी अजहर से मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था कि यार मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को भी लेट डाउन, बल्कि मैं तो लोगों को जगाना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ ये अब तो तारिक भाई बैठे हैं, मेरी बातें सुन के तारिक भाई हंस भी रहे होंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि सुपरवाइजर की ये लोग ना टांगों को पकड़ लें, जोर से हिलने ना दे सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर घर ना जा सके। सुपरवाइजर कहे कि मैं जब तक पढ़ाऊंगे नहीं, आप हमने आपका पीछा ही नहीं छोड़ना, हम आपके घर के बाहर आके धरना दे रहे हैं, आप हमें पढ़ाएं। आप हमें ये जुमला नहीं सिर्फ कहें कि जी हमने मॉर्गन पढ़ लो, नहीं, आप हमें बताएं कि हमारे आप सर पे खड़े हो गए, थिएटर में हमारे सर पे खड़े हो, हमारे कान खींचे, डंडा भी हमें मारे, लेकिन हमें सिखा के भेजें घर, ठीक है। ये तो मेरा तो ये मैसेज है। इसलिए मैं आप सब लोगों को ये कहूंगा कि खुदा के लिए, जब आप लोगों का ये वक्त आए, मैं आप लोगों के साथ इस वक्त अपनी तमाम चीजों को छोड़ के मैं क्यों लगा हुआ हूँ। आप लोग बैठ के सोचें तो सही, मैं तो आप लोगों को किसी, हो सकता है जिंदगी में कभी आप लोगों से शक्ल भी ना मैं देख सकूं आप लोगों की, लेकिन मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने आगे तोता चश्म किया और आप लोगों का जब इम्तहान पास हो गया तो आप भाग गए, तो फिर मेरी मेहनत जाया हो गई, ठीक है। और इसी वजह से हमारा सिस्टम नहीं बदलता, क्योंकि जब इम्तहान लोगों का पास हो जाता है वो गायब हो जाते हैं, वो इस चीज से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सिस्टम हमारा इसीलिए नहीं बदलता। हम लोगों पे कमेंट करते हैं, हम लोग खुद आगे बढ़ के कुछ खुद से करने की कोशिश नहीं करते। और वो कहते हैं ना, कुछ शहर दे लोग की दुश्मन सन, कुछ आप मरंदा शौक भी सी। हमारे रेजिडेंट्स भी ढीले हैं, हमारे सुपरवाइजर्स भी ढीले हैं ना। सुपरवाइजर को ये शौक है कि वो आउट ऑफ बॉक्स जाके करें, वो ये कहते हैं, सुपरवाइजर कहते हैं कि जी ये हमारे पास खुद क्यों नहीं आते, जो प्यासा है वो कुएं की तरफ जाता है, कुआं पासे की तरफ नहीं जाता। और जो हमारे चैंपियन, हमारे रेजिडेंट्स हैं, उनको तो अल्लाह मियां उनको हिदायत दे, उनको परवाही कोई नहीं, उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं। उनका अगर सुपरवाइजर, उनको सिर्फ ये सरोकार है कि सुपरवाइजर मेरे पेपर कोई ना रोके, ठीक है, सुपरवाइजर मेरी सिनॉप्सिस डिसर्टेशन पे साइन कर दे, और सुपरवाइजर मुझे कुछ कहे ना, बस और मेरी ड्यूटियां मेरी मतलब की लग जाए, मुझे छुट्टी मिल जाए, और एग्जाम से पहले 1 महीना पहले मुझे ना रिलैक्स थिएटर मिल जाए, बस। हमारे लोग इसी पे खुश हैं।
तो सर रेजिडेंसी में वो खून चूस लेते हैं हमारा? कोई खून नहीं चूसते, कोई खून नहीं चूसते। यकीन करें सर, यकीन करें, इतनी ऐसी रेजिडेंसी होती है ना, आपको क्यों सस्ता बेचते हैं? जब आपको वो खून चूस रहे होते हैं तो आप अपने आप को क्यों नहीं कहते सवाल का जवाब दें? सर प्लीज आप बताएं, सर ये प्लीज पढ़ाएं। आप लोग डरते क्यों हैं? वो आपको डंडा मार देगा सुपरवाइजर? क्या वो दुश्मन है, कोई जिन है वो? कोई कितने लोग सवाल पूछते हैं? मैं आप लोगों के पीछे मैं ग्रुप में लगा रहता हूँ, कोई अल्लाह का बंदा है जो सवाल पूछता है? मैं तो आपका सुपरवाइजर नहीं हूँ। जितने आप लोग मेरे से सवाल पूछते हैं उससे समझ आ नहीं जाता है कि आप लोगों की क्या मेंटालिटी है। बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो चैंपियन, अब पहली दफा वो बात सुनते हैं और वो हैरान होते हैं, अच्छा सर कहाँ पे है सर, मुझे तो पता ही नहीं सर। तो ये हमारा अपना कसूर है। देखें ये दोनों तरफ से। सर इनको बताइएगा कि यूएस में रेजिडेंसी कैसी होती है, यहाँ पे जो सऊदी रेजिडेंट हैं वो कितने एकेडमिक होते हैं। जी जनाब, ठीक है, उनका मेरा नहीं ख्याल कि उनका जो ना R3 और R4 जो है ना हमारी कंसल्टेंट से कम बेहतर हो। होता है। नहीं मतलब देखें मेरी बात सुने, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं हम इस चीज को करने को, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो अपने आप को लेट डाउन ना करें। आप लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। अब ये इस वक्त जितने इस वक्त ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं 33-34 लोग, ये सब अपने कॉलेज के, अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स थे, तो मेडिकल कॉलेज में गए थे। आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, कितने लोग डॉक्टर बनते हैं, कितने लोग स्पेशलाइजेशन तक पहुंचते हैं। तो आप अपने आप को खुद जब अपने आप को लेट डाउन करेंगे, आप किसी को बिल्कुल अंधी तकलीद करेंगे, तो फिर उसका तो कसूर नहीं है। आपने कितनी दफा आगे बढ़ के सवालात पूछने की कोशिश की, आपने कितनी दफा डिस्कस किया, आपने कितनी दफा केसेस को थिएटर के अंदर पढ़ा है। मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ता था, लेकिन मुझे इतना याद है, मैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस करता था, मैं तो सिर्फ यहाँ जाके पूछता था सर क्या नहीं करना। पता नहीं है मुझे किसने ये बात समझा दी थी कि ये ना पूछो क्या करना है, ये पूछो क्या नहीं करना। ठीक है, क्योंकि जो नहीं करने का पता लग गया तो बाकी सारी चीजें तो, या हराम पूछ लो तो बाकी चीजें जो हराम नहीं है वो हलाल है बस। ठीक है, बहरहाल एनीवेज हम लोगों ने अच्छा टाइम, अच्छी चीजें डिस्कस कर ली हैं। कल इंशाल्लाह जो बाकी चीजें रह गई हैं उनमें इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखें बेस जो है ना वो कॉमन बातों से है, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया की कॉमन बातें अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई, आपने वहां पर वो बोल दी, हाइपोथर्मिया, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, डिफिकल्ट मॉनिटरिंग, डिफिकल्ट कंसेंट के इश्यूज, आपने सारी चीजों को आपने किया। ठीक है अजहर, वो कल आपने बताना है इंशाल्लाह। कल आप लोगों को प्लीज, सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि जो छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, जो एमरजेंसीज हैं, जैसे ACLS सॉरी पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, न्यूनेटल रिससिटेशन कैसे करते हैं, पीड्स के अंदर अगर जो है स्टेटस एपिलेप्टिक, एपिग्लोटाइटिस और क्रोप, इनके भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। सर ये दो टॉपिक जो हैं, जो इनहेल्ड फॉरेन बॉडी और इंटरसेप्शन, इंशाल्लाह कल का ये टास्क है हमारा। ठीक है, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर एक बात, ABGs का आपका लेक्चर गूगल पे नहीं मिल रहा जो आपने दिया है, जो डिस्कशन। आप अपने मोबाइल को पानी पे डालें तो आपको मिल जाएगा, उस चैनल पे जाएं, उस चैनल पे मौजूद है ABGs, आप उस चैनल की जाके वीडियोस पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने कोशिश की है ढूंढने की, मुझे नहीं मिली, मैं इसलिए कह रहा। अगर मेरी बात सुनिए, वो तमाम जो है ना वो जूम लेक्चर के ऑडियोज भी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ दोबारा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। स्पेशल थैंक्स टू तारिक भाई। और तारिक भाई कोई अगर गुस्ताखी हो गई हो तो माजरत खाऊं। नहीं भाई हमें तो ये हसरत हो रही है कि हमारे दौर में कसम से ऐसा बंदा होता है, कसम से कह रहा हूँ सर, ना शर्मिंदा करें। देखिए मैं तो बहुत अदना सा बनता हूँ, लेकिन जी सर बिलीव में यही बातें जो हमने बहुत तजर्बे के बाद सीखी कि एग्जामिनर को क्या बताना है, कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो, आपके पास बहुत नॉलेज होगा, लेकिन आपने बताना वो है कि उस टाइम लिमिटेड में आप बता देंगे जी, और एग्जामिनर के पास नहीं है। तो सर ये हमें किसी ने नहीं बताई थी तारिक भाई, लेकिन यकीन कीजिए वो चीजें मुझे देखिए मेरी बात सुने, अब हम आज से हम अपने आप को चेंज करें। देखें आपको अपने वर्क प्लेस पे आप कोशिश, मैं तो यहाँ पर तो सऊदियों, आप यकीन करें, ये अभी सऊदियों की बात की है ना, उन सऊदियों का अलग ही तरीका कार है, वो लोग क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा जाते हैं, हम लोग बेसिक एस्पेक्ट्स पे ज्यादा जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनके ट्रेनिंग के दरमियान में उनको इतना रगड़ा लग जाता है कि उनको एग्जाम, उनका एग्जाम कुछ नहीं होता, उनका एग्जाम होता ही नहीं। आपको हैरानी होगी, आप सब लोगों को ये बात पता होगी, आपको पता है अमेरिका की ट्रेनिंग में देयर इज नो एग्जिट एग्जाम, आप एग्जाम देना मैंडेटरी नहीं है। द डे यू फिनिश योर ट्रेनिंग यू आर कंसल्टेंट, क्योंकि उनको अपनी ट्रेनिंग पे इतना भरोसा है। जी
सर एक बात पूछ रही थी कि सर पीड्स में जो केसेस ज्यादा आते हैं उसमें हमारे यहाँ ये भी हुआ है कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट ज्यादा आता है, तो उसको भी डिस्कस करनी है। देखें क्लेफ्ट, अगर आप क्लेफ्ट जो आप करना चाहते हैं, क्लेफ्ट लिफ्ट क्लेफ्ट पैलेट तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सारे एनेस्थीसिया के कंसर्न जो डिस्कस कर लिए, उसके अलावा रह क्या गया है? उसके अलावा सिर्फ एयरवे के है कि इसके अंदर वो आपने थ्रोट पैक रखना है और उसको एस्पिरेशन हो सकती है शेड एयरवे। थैंक यू वेरी मच। व्हाट एल्स, क्या चीज रह गई है मुझे बताइए। इसमें कोई ऐसे नहीं है। इसके अंदर आपकी हर्निया, इंगुइनल हर्नियोटमी है, आपका इसके अंदर परफोरेटेड बाउल है, इंटरसेप्शन है। घूम फिर के आप देखें, अगर आपको बेस आ गई ना तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि वी विल ट्राई टू फिनिश पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया टुमारो। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।